कुछ दिन पहले एक्ट्रेस विद्या बालन का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि वो पूरी जिंदगी पतला होने के लिए स्ट्रगल करती रहीं, डाइट की, एक्सरसाइज की, कई बार वजन घटा भी, पर कुछ समय बाद वो फिर से वापस बढ़ गया। लेकिन इस साल उन्हें पता चला कि उनके शरीर में फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर की अंदरूनी सूजन और गर्मी। इसके बाद विद्या ने अपनी डाइट बदली और फिर उनका वजन घटता चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की है। ये सुनकर सब चौंक गए। कहीं वाकई हम अब तक सूजन को वजन का बढ़ना समझ रहे थे क्या? और आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने दो एक्सपर्ट से बात की, एक मॉडर्न मेडिसिन के और दूसरे आयुर्वेद की। उनसे समझा कि शरीर में इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, क्या इससे वजन बढ़ सकता है, वजन बढ़ने के अलावा और क्या समस्याएं हो सकती हैं। ये भी जाना कि किन खाने की चीज़ों से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और खाने की किन चीज़ों से इसे दूर किया जा सकता है। तो आप भी सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जब हमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। हमारे चोट लगने पर, इंजरीज होने पे भी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। उस समय वहाँ पे सूजन हो जाती है घाव लगने की वजह से। एयर पोल्यूशन, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं अगर, तो वो भी इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। अब हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अक्सर एंटीबॉडीज़ बन जाने के कारण होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के नॉर्मल किडनीज, स्किन, जॉइंट्स, लंग्स, कहीं पर भी एक से ज़्यादा अंगों में असर करती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करती है। एक्सरसाइज नहीं करना, क्रॉनिक स्ट्रेस, मोटापा, तंबाकू का उपयोग करना, अल्कोहल का उपयोग करना, ज़्यादा अल्कोहल का उपयोग करना, इन सब से भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन की संभावना बढ़ती है। मोटापा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। अब किंतु इन्फ्लेमेशन से मोटापा बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये अभी तक निश्चित नहीं है। बट कुछ लोगों का कहना है कि इन्फ्लेमेशन होने से वेट गेन होता है और उससे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। पर ये अभी इसमें विज्ञान पूरी तरह से सहमत नहीं है। मोटापा खुद इन्फ्लेमेशन करता है। अभी तक तो ज़्यादातर जानकारी यही है कि मोटापा से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे दमा, क्रॉनिक लंग डिजीज़, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, सिरोसिस लिवर और फैटी लिवर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द बॉवल ऑफ द इंटेस्टाइन। आंतों में भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने से IBS हो जाता है। फिर इन्फ्लेमेशन से कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, वेस्कुलाइटिस है जो शरीर के किसी भी अंग में, वेसल्स में, खून की नसों में हो जाती हैं और जो हमें विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करके हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। सो इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बहुत तरह से असर करता है और शरीर का हर अंग जिसमें भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है उस अंग के अनुरूप व्यवहार करता है। सबसे पहला तो है शक्कर, वाइट शुगर। उसकी जितनी भी चीजें बनी है उससे शरीर को नुकसान ही होगा, इसलिए वाइट शुगर अवॉइड करिए। दूसरा,
मैदे की चीज़ें, रिफाइंड फूड, मैदे से वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारी बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ रिफाइंड चीज़ों से बनती है और वो शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर सकती। और तीसरा, डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, और हम तल लेते हैं समोसे, पकोड़े, और ये सब भी नुकसान करते हैं। इसलिए ध्यान रखें, कम खाएं ये सब चीज़ें, ना खाएं तो अच्छा ही है। क्या चीज़ें ऐसी रोज खानी चाहिए जिससे सूजन हट जाए, कम हो जाए? उसमें सबसे मेन है हल्दी। हल्दी पेट में जानी ही चाहिए, उसमें करक्यूमिन है और वो सूजन को सीधा हटाने में मदद करती है। दूसरा है अदरक। अदरक की चाय रोज पीजिए, अदरक सब्जियों में डालिए, अदरक और चीज़ों की चटनी बना लीजिए, लेकिन अदरक हमेशा अच्छा है, पेट में जाना ही चाहिए। आयुर्वेद में ऐसे छोटे छोटे हर्ब्स हैं, वो भी अगर ले लें कभी तो अच्छा रहेगा। जैसे एक है अश्वगंधा, बहुत नोन है कि आप थोड़ा सा दूध में डाल के ले लें अश्वगंधा का पाउडर रात को सोते वक्त, या गूगल जो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करती है। इसलिए इन चीज़ों को ज़रा सा ले लिया जाए तो भी फ़ायदा करेगा। अपना ध्यान रखिए। देखिए, अंदरूनी सूजन क्योंकि हमें दिखती नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलती, पर ये सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखिए और जो टिप्स अभी आपको दी गई हैं उन्हें याद रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। दिन भर की भागदौड़ के बाद पैर दुखने लगे हैं तो ये काम करिए, बहुत आराम मिलेगा। हमारे पैर बेचारे पूरे शरीर का बोझ उठाते हैं। हम सभी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा चलते हुए या फिर खड़े हुए बिताते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपके पैरों पर बोझ भी ज़्यादा पड़ता है। नतीजा, पैरों में दर्द होने लगता है, कई बार उनमें सूजन आ जाती है। ऐसे में एक घरेलू उपाय आपके काम आ सकता है। कौन सा उपाय? एक बाल्टी या टब में गुनगुना पानी लीजिए, फिर इस पे एप्सम सॉल्ट डालिए। अब अपने पैरों को इस पानी में डुबो दीजिए। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम और सल्फेट से मिलकर बना होता है। ये दिखने में नॉर्मल नमक जैसा ही होता है, मगर इसका इस्तेमाल खाना बनाने में नहीं किया जाता। एप्सम सॉल्ट का स्वाद भी कड़वा ही होता है। आपको एप्सम सॉल्ट घुले पानी में करीब आधे घंटे के लिए अपने पैर भिगोने हैं। आप ऐसा हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं। मगर क्या वाकई ये होम रेमेडी काम करती है? ये हमने पूछा डॉक्टर अखिलेश यादव से। डॉक्टर अखिलेश कहते हैं कि अगर पैर में हल्का दर्द और हल्की सूजन है तो एप्सम सॉल्ट वाले गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठना फ़ायदेमंद हो सकता है। ये पैर की मांसपेशियों में आए तनाव को दूर करता है, खून की नलियों को फैलाता है। इससे पैर तक खून का फ्लो बढ़ता है और पैर में आई सूजन या दर्द दूर हो जाता है। ये एक्सफोलिएंट की तरह भी काम करता है, यानी इससे पैरों पर जमी डेड स्किन निकल जाती है। खुरदुरे फटे पैर मुलायम बन जाते हैं। एप्सम सॉल्ट वाला गुनगुना पानी चुभी हुई फांस भी निकाल सकता है। इस पानी से पैर की सूजन कम होती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, फिर जो भी फांस फंसी हुई है वो आसानी से निकल जाती है। यही नहीं, अगर आपके पैरों से बदबू आती है तो भी ये नमक वाला पानी आपकी मदद कर सकता है। हालांकि अगर आपके पैर में कोई बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन है, पैर में कोई घाव है या फिर रेडनेस है या बहुत ज़्यादा दर्द है, तब एप्सम सॉल्ट वाले गुनगुने पानी में पैर डालकर ना बैठें। इससे दिक्कत ठीक नहीं होगी, उल्टा बढ़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए, नमक वाले पानी में पैर डालने से स्किन ड्राई हो सकती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलिए। साथ ही अगर इसके इस्तेमाल के बाद पैर में दर्द, रेडनेस या कोई घाव हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कौन सी ब्रेड सबसे सेफ? चाय ब्रेड, दूध ब्रेड, ब्रेड बटर। नाश्ते में सुबह ब्रेड हमारे घरों में टॉप चॉइस है, लेकिन डायबिटीज़ वालों को बहुत सोच समझकर ब्रेड खानी पड़ती है। सवाल यह है कि नाश्ते में ऐसी कौन सी ब्रेड खाई जाए ताकि शुगर लेवल तेज़ी से ना बढ़े। ये सवाल हमने पूछा डॉक्टर कमलजीत से। डॉक्टर कमलजीत कहते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ कई तरह की ब्रेड खा सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन ब्रेड। इस ब्रेड में कई तरह का अनाज डाला जाता है, जैसे आटा, ओट्स, मिलेट्स और अलसी के बीज वगैरह। मल्टीग्रेन ब्रेड दूसरी ब्रेड के मुकाबले थोड़ी हेल्दी होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है।
मल्टीग्रेन ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 41 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना यानी उस चीज़ को खाने से कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से नहीं बढ़ता। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो चीज़ डायबिटीज़ के मरीजों के लिए उतनी ही सेफ होगी और उसे खाने से शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। आप राई ब्रेड खा सकते हैं। राई एक तरह का मिलेट है यानी कि मोटा अनाज। इसमें फाइबर और दूसरे पोषक तत्व होते हैं। राई ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 के बीच होता है। वहीं होल ग्रेन राई ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 34 होता है, यानी इसे खाना डायबिटीज़ वालों के लिए एकदम सेफ है। डायबिटीज़ के मरीज होल ओट ब्रेड भी खा सकते हैं। ऐसी ब्रेड ओट्स से बनती है। इसमें फाइबर और बी विटामिन जैसे दूसरे पोषक तत्व होते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल मैनेज करना आसान होता है। शुगर पेशेंट्स होल व्हीट ब्रेड खा तो सकते हैं। इस तरह की ब्रेड आटे से बनती है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, यानी इसे पचने में टाइम लगता है। हालांकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 71 होता है, जिसे हाई माना जाता है। इसलिए अगर आपको ये ब्रेड खानी ही है तो बहुत ही कम मात्रा में खाइए। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, किसी भी हालत में वाइट ब्रेड मत खाइए। ये मैदे से बनी होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, यानी इसका GI बहुत हाई है। इसलिए मैदा डायबिटीज़ वालों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।